हाय, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम अपने सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि हम इससे पहले बात कर चुके हैं 20 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस तक हम बात कर चुके हैं और अब हम आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं 2023 में जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस पे बात कर रहे हैं और इससे पहले हमने 200 क्वेश्चंस 2024 में जो एग्जाम हुआ था उस पर हम वीडियो बना करके आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा, वहां जाकर देख सकते हैं। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। और आई होप मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्वेश्चन नंबर 21 को देखें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और कितना कुछ हमें क्वेश्चन से सीखने को मिल रहा है। और अक्सर हमें कई सारे क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जो मैंने पिछले वीडियो बनाए हैं आपके सामने में जो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो देखने को मिलेगा, 4 वीडियो में इस क्वेश्चंस पर यानी कि जो हमें दिसंबर 2023 में जो हम बात किए हैं उस पर आपको 4 वीडियो देखने को मिलेगा 5-5 क्वेश्चंस का, तो वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। आगे हम बढ़ते हैं और हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने में है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप भी क्वेश्चंस को देखें और अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो, थोड़ा सा जस्ट बहुत कम टाइम हो, तो आप क्वेश्चंस को आंसर देने की कोशिश किया करें ताकि आप अपने आप को भी एसेस करने की कोशिश करें कि आप क्या जानते हैं, कि आपके पास उतना कुछ आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। इस तरह से अपने आप को एसेस करें, सेल्फ एसेसमेंट करने की कोशिश करें, ठीक है ना। बहरहाल अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर क्वेश्चंस को देखें, ज्यादा वक्त बर्बाद ना करें। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 में दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक है एजर्शन, एक है रीजन, है ना। एजर्शन में बात करता है, कह रहा है कि बुद्धिज्म इज ए नास्तिक स्कूल ऑफ फिलोसफी। बुद्धिज्म जो है वो एक नास्तिक स्कूल ऑफ फिलोसफी, यानी बुद्धिज्म जो है वो नास्तिक स्कूल ऑफ फिलोसफी है। ठीक है, कोई बात नहीं है। और रीजन में है आस्तिक नास्तिक इन इंडियन फिलोसफी इज अबाउट फेथ इन वेदास। जैसे कि आप जानते हैं कि आस्तिक दो तरह के फिलोसफी हैं, इंडियन फिलोसफी दो तरह के हैं, एक है आस्तिक, एक है नास्तिक। आस्तिक वो लोग जो वेद को, वेदास जो है उसको, उस पे फेथ करते हैं, विश्वास करते हैं, उसे कहते हैं आस्तिक। और नास्तिक वो लोग जो रिजेक्ट करते हैं वेदा के थॉट को, है ना, जो रिजेक्ट करते हैं उसे कहते हैं नास्तिक। तो ये दोनों इंडियन फिलोसफी है, ये बात तो बिल्कुल सही है। और इसमें जो नास्तिक है, नास्तिक वो बुद्धिज्म जो लोग हैं, बुद्धिज्म स्कूल ऑफ थॉट जो है वो नास्तिक स्कूल ऑफ थॉट है। क्यों? क्योंकि वो वेद के फिलॉसफी को, वेद के फेथ को रिजेक्ट करते हैं, वो नहीं मानते हैं। इसलिए इसमें दोनों एजर्सन और रीजन दोनों सही है। और इस साथ ही साथ रीजन जो है वो एजर्सन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। क्यों? इसलिए कि कह रहा है कि बुद्धिज्म इज ए नास्तिक स्कूल ऑफ फिलोसफी बिकॉज, क्योंकि नास्तिक, आस्तिक और नास्तिक इन इंडियन फिलोसफी इज अबाउट फेथ इन वेदास। और इसलिए क्योंकि इंडियन फिलोसफी है, क्यों? इसलिए ये दोनों रिलेट करता है क्योंकि बुद्धिज्म जो है वो इंडिया का, इंडिया में ओरिजिन हुआ धर्म है, ठीक है ना। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही है। और ए जो आर जो है वो ए को एक्सप्लेन करता है, करेक्ट है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दोनों को एक्सप्लेन करता है। आई ये भी सही है, बिल्कुल सही बात। आइए हम इसको समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। इन हिंदुइज्म, जो हिंदू धर्म है उसमें फिलोसफिकल जो स्कूल है, जो फिलोसफिकल स्कूल है, उस पूरे फिलोसफिकल स्कूल को ब्रॉडली दो कैटेगरी में कैटेगराइज्ड इनटू टू मेन ग्रुप, दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। जो पूरी हिंदू फिलोसफी जो है, एक आस्तिक और दूसरा नास्तिक। आस्तिक स्कूल एक्सेप्ट द ऑथोरिटी ऑफ वेदास। जो आस्तिक स्कूल है वो वेदा को एक्सेप्ट करते हैं, वेदा को थॉट थॉट को, वेदा फेथ करते हैं। और जो नास्तिक स्कूल है वो रिजेक्ट करते हैं और क्वेश्चंस करते हैं द अथॉरिटी पर, यानी वेदा को वो रिजेक्ट करते हैं और उस पर सवाल उठाते हैं। जो नास्तिक स्कूल ऑफ थॉट है इंडियन। तो बुद्धिज्म जो है वो नास्तिक स्कूल है बिकॉज, पहला बात कि बुद्धिज्म जो है वो रिजेक्ट करते हैं वेदा को, रिजेक्ट द ऑथोरिटी ऑफ वेदा। और दूसरी बात, डज नॉट एक्सेप्ट द कंसेप्ट ऑफ परमानेंट सेल्फ।
जो परमानेंट सेल्फ है यानी आत्मा जो है, उस आत्मा को वो डोंट एक्सेप्ट, वो एक्सेप्ट नहीं करते। A third does not believe in the existence of a creator God. अब वो इस बात को भी नहीं मानते हैं कि कोई है क्रिएटर, जो गॉड है, उसके एग्जिस्टेंस को भी ये नहीं मानते, नॉट बिलीव नहीं करते। तो इसीलिए जो बुद्धिज्म है वो नास्तिक स्कूल ऑफ थॉट है। आई होप आप बात को समझ गए होंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 22। क्वेश्चन नंबर 22, और इस पर हम बात कर चुके हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, हम इस पर बात कर चुके हैं। कहता है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है रिलेटेड टू स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। आपने पढ़ा होगा 4 तरह के स्केल्स, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। ये स्केल्स आपने पढ़ा, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। ये मूल तरह से 4 तरह के स्केल्स हैं। इसमें कहता है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है इस स्केल्स ऑफ मेजरमेंट को लेकर के, ठीक है ना। तो आइए पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि रेशियो स्केल इज हैविंग एन एब्सोल्यूट 0 पॉइंट। क्या रेशियो स्केल में 0 पॉइंट होता है? बिल्कुल होता है। अब याद रखिए कि रेशियो में 0 पॉइंट होता है, ठीक है ना, इसलिए ये आंसर, ये स्टेटमेंट सही है। इंटरवल स्केल हैविंग एन एब्सोल्यूट 0 पॉइंट, नहीं, याद रखिए इंटरवल में 0 जो है वो नहीं होता है। क्लियर, ये खत्म। अच्छा, रेशियो स्केल इज यूज इन मेंटल मेजरमेंट। क्या रेशियो स्केल का इस्तेमाल हम मेंटल मेजरमेंट में कर सकते हैं? समझिए बात को, क्या रेशियो स्केल का इस्तेमाल हम मेंटल मेजरमेंट में कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि रेशियो स्केल में 0 आ रहा है और किसी भी इंसान का मेंटल मेजरमेंट 0 नहीं हो सकता है। किसी इंसान का, यानी मान लिया मेंटल मेजरमेंट मतलब क्या, मान लिया किसी इंसान का आईक्यू 0 नहीं हो सकता है। अगर रेशियो स्केल से मेंटल मेजरमेंट कर पाएंगे तो हो सकता है, क्योंकि रेशियो स्केल में 0 है, तो हो सकता है किसी इंसान का आईक्यू जो है वो 0 हो जाए। और ऐसा नहीं है, किसी भी इंसान का आईक्यू 0 नहीं हो सकता है, किसी इंसान की पर्सनैलिटी 0 नहीं हो सकती। बात समझे ना। तो इसलिए इसमें रेशियो स्केल से मेंटल मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेशियो स्केल में एब्सोल्यूट 0 होता है, इसलिए। और क्या इंटरवल स्केल में मेंटल मेजरमेंट कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि इंटरवल स्केल में 0 जो है वो नहीं होता है, इसलिए हम इंटरवल स्केल से मेंटल मेजरमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल सही। क्लियर। अच्छा, ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेशियो स्केल, तमाम तरह की खूबी जो रेशियो स्केल की है, आर इंक्लूड इन द इंटरवल स्केल, क्या वो तमाम खूबी इंटरवल स्केल में शामिल है? ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। क्या कह रहा है, जो रेशियो स्केल की जो तमाम तरह की खूबी है, तमाम तरह की कैरेक्टरिस्टिक है, क्या वो सारी सारी कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड है, शामिल है इंटरवल स्केल में? बिल्कुल नहीं, उल्टा लिखा हुआ है। देखिए, रेशियो स्केल में जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो इंटरवल स्केल में नहीं शामिल है। क्यों? समझिए मेरी बात। नॉमिनल स्केल की सारी कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डिनल स्केल में है, ऑर्डिनल स्केल की सारी कैरेक्टरिस्टिक इंटरवल स्केल में है। और अच्छा समझिए, नॉमिनल स्केल की सारी कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डिनल स्केल में है और ऑर्डिनल स्केल की सारी कैरेक्टरिस्टिक इंटरवल स्केल में है। तो ऑटोमेटिक ही नॉमिनल स्केल की जब सारी कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डिनल स्केल में आ गया और ऑर्डिनल स्केल की सारी कैरेक्टरिस्टिक इंटरवल स्केल में आ गया, तो ऑटोमेटिक ही नॉमिनल स्केल की सारी कैरेक्टरिस्टिक इंटरवल स्केल में आ गया, आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अच्छा, उसी तरह इंटरवल स्केल की सारी कैरेक्टरिस्टिक रेशियो स्केल में होगी। मतलब समझिए कि नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो, नॉमिनल स्केल की सारी कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डिनल में, और फिर ऑर्डिनल स्केल की सारी कैरेक्टरिस्टिक इंटरवल में, और साथ ही साथ नॉमिनल स्केल की भी सारी कैरेक्टरिस्टिक इंटरवल स्केल में, इंटरवल स्केल में इसकी भी सारी कैरेक्टरिस्टिक इंटरवल स्केल में होगी। और फिर इंटरवल स्केल की सारी कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डिनल स्केल में, तो जब इसकी होगी तो ये भी इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक यहां आ जाएगी और इसकी भी सारी कैरेक्टरिस्टिक इसमें आ जाएगी।
आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ऊपर के स्केल की सारी कैरेक्टरिस्टिक नीचे के स्केल में ऑटोमेटिक आ जाती है। और ये नहीं कि नीचे की ये सारी कैरेक्टरिस्टिक ऊपर स्केल में जाएगी, नहीं। क्यों? क्योंकि नॉमिनल स्केल में जीरो नहीं है और ऑर्डिनल स्केल में जीरो है, प्लस इंटरवल स्केल की सारी खूबी भी, प्लस इंटरवल स्केल की सारी खूबी भी। आई होप समझ गए होंगे आप बात को। तो इसलिए ये जो कहना कि रेशियो स्केल की सारी कैरेक्टरिस्टिक इंटरवल स्केल में है, ये बात गलत है। हाँ, ये कह सकते हैं कि इंटरवल स्केल की सारी कैरेक्टरिस्टिक रेशियो स्केल में है, ये बात सही है। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। तो इस तरह से हमारा स्टेटमेंट जो है वो ए सही है और हमारा स्टेटमेंट डी सही है, यानी कि ए और डी यानी कि सी नंबर इसका आंसर होगा। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, आइए इसको समझ लेते हैं। देखिए, इंटरवल स्केल, हम यहाँ दो ही स्केल की बात कर चुके, इंटरवल और रेशियो स्केल का ही क्वेश्चन आया था। इसलिए इंटरवल स्केल, इन दिस स्केल डज नॉट हैव एन एब्सोल्यूट जीरो। इंटरवल स्केल में जीरो नहीं होता है, पॉइंट नहीं होता है, बट हैज इक्वल इंटरवल्स बिटवीन यूनिट्स। लेकिन यूनिट्स के बीच इक्वल इंटरवल होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, रेशियो स्केल, दिस स्केल हैज एन एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट, और रेशियो स्केल में जो है वो जीरो पॉइंट होता है। मीनिंग, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इट रिप्रेजेंट द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। इसका मतलब है कि हम किसी चीज को मेजर करेंगे तो उसकी क्वांटिटी हो सकती है कि जीरो हो सकती है उसकी क्वांटिटी जीरो हो। और साथ ही साथ समझिए मेरी बात कि किस रेशियो स्केल में जो एब्सोल्यूट जीरो है, इसका मतलब है कि किसी चीज को अगर रेशियो स्केल से माप रहे हैं तो हो सकता है कि उस चीज की जो क्वांटिटी हो वो जीरो भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें जीरो है। और इंटरवल स्केल में किसी चीज की क्वांटिटी जीरो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें जीरो होता ही नहीं है। अच्छा, ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स इंटरवल स्केल आर इंक्लूड इन द रेशियो स्केल्स। और सारे इंटरवल स्केल की सारी कैरेक्टरिस्टिक जो है रेशियो स्केल में होगी, बट नॉट वाइस वर्सा, लेकिन इसका उल्टा नहीं होगा। अच्छा, मेंटल मेजरमेंट की जहां तक बात आती है तो दीज टिपिकली इन्वॉल्व्स, देखिए ऑर्डिनल और इंटरवल स्केल से हम मेंटल मेजरमेंट कर सकते हैं, नॉट रेशियो स्केल, रेशियो स्केल से नहीं। क्यों? बिकॉज absolute zero is not applicable in psychological constructs like intelligence और personality। क्यों? क्योंकि किसी इंसान के इंटेलिजेंस जीरो नहीं हो सकता है, किसी इंसान की पर्सनैलिटी जीरो नहीं हो सकती। इसलिए मेंटल मेजरमेंट में हम रेशियो स्केल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेशियो स्केल में एब्सोल्यूट जीरो होता है। आई होप आप बात को समझ गए होंगे और आज के बाद ये भूलेंगे भी नहीं आप। क्लियर? तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और डी। जो राइट ऑप्शन है वो ए हो जाएगा और राइट ऑप्शन इसका स्टेटमेंट इसका डी हो जाएगा। क्लियर? बाकी ये सब बात, बाकी आई होप आप समझ गए अच्छे तरीके से। आइए बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चंस पे। व्हाट इज नॉट रिलेटेड टू एजुकेशन? एजुकेशन से कौन रिलेटेड नहीं है? डायरेक्ट बेनिफिट है। देखिए, एजुकेशन का मतलब डायरेक्ट बेनिफिट होना नहीं होता है। पहली बात है, एजुकेशन पढ़ना मतलब डायरेक्ट बेनिफिट होना ये नहीं है। हाँ, बेनिफिट जो है बाय प्रोडक्ट है। अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप नौकरी कर लिए पैसा कमा रहे हैं तो वो क्या है? पढ़ाई का बाय प्रोडक्ट है वो। पढ़ने का मेन उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता है। हाँ, अगर आप मेहनत करते हैं, वो चीज हासिल करते हैं तो आप कमाते हैं, वो बाय प्रोडक्ट है। तो डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो नहीं होता है। अच्छा, इनडायरेक्ट बेनिफिट बिल्कुल एजुकेशन से इनडायरेक्ट बेनिफिट होता है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट इन पीपुल, बिल्कुल एजुकेशन से बच्चे लोगों में इन्वेस्टमेंट होता है। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, बिल्कुल एजुकेशन से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है। पब्लिक फंडिंग, बिल्कुल पब्लिक फंडिंग होती है। इसलिए इसका ए जो है वो आंसर नहीं होगा, बाकी सब है। व्हाट इज नॉट रिलेटेड टू एजुकेशन? एजुकेशन से रिलेटेड क्या नहीं है? डायरेक्ट बेनिफिट जो है एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है। आइए इसको और समझ लेते हैं ताकि आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। डायरेक्ट बेनिफिट्स, डायरेक्ट बेनिफिट्स, दिस टर्म टिपिकली रेफर्स टू इमीडिएट और टेंजेबल एडवांटेज। समझिए मेरी बात, ये टर्म जो है डायरेक्ट बेनिफिट, इसका मतलब है इमीडिएट, तुरंत फायदा, और टेंजेबल एडवांटेज। टेंजेबल मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल तौर पर वो चीजें जिसको हम
देख सकते हैं, जिसको छू सकते हैं। टेंजिबल मतलब कंक्रीट चीजें, कंक्रीट चीजें, आप इसको कंक्रीट चीजें कह सकते हो, मैंने इससे पहले भी इस पे बात किया था, कंक्रीट चीजें। तो कंक्रीट चीजों का एडवांटेज, इमीडिएट फायदे का एडवांटेज होना, ये डायरेक्ट चीजें हैं। जैसा चाहे, जैसे कि मॉनेटरी रिटर्न, मॉनेटरी रिटर्न मतलब पैसा का रिटर्न, और डायरेक्ट इकोनॉमिक गेन मतलब डायरेक्ट पैसे का जो गेन होता है, विच इज नॉट ऑलवेज प्राइमरी फोकस ऑफ एजुकेशन। ये एजुकेशन का प्राइमरी फोकस नहीं है, प्राइमरी फोकस नहीं है। डायरेक्ट बेनिफिट एजुकेशन का प्राइमरी फोकस नहीं है। तो क्या है? इनडायरेक्ट बेनिफिट्स, जैसे कि एजुकेशन प्रोवाइड्स इनडायरेक्ट बेनिफिट्स। एजुकेशन जो है वो इनडायरेक्ट बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि लाइक इंप्रूव्ड सोसाइटल वेलबींग, समाज की भलाई, ये इनडायरेक्ट बेनिफिट्स है। हेल्थ आउटकम्स, अच्छा स्वास्थ्य, बिल्कुल। इकोनॉमिक ग्रोथ, बिल्कुल, इकोनॉमिक ग्रोथ होना ही होना है, लेकिन वो डायरेक्ट बेनिफिट्स नहीं है। हम जब अच्छा काम करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट इन पीपुल, बिल्कुल। एजुकेशन इज ऑफन कंसीडर्ड एन इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, और एजुकेशन इज ऑफन कंसीडर्ड, एजुकेशन को हमेशा माना जाता है कि ये एक इन्वेस्टमेंट है। एजुकेशन क्या है? एक इन्वेस्टमेंट है। किसमें? ह्यूमन कैपिटल में, इंसानों में। इक्विपाइंग इंडिविजुअल्स विथ स्किल्स, ताकि इंसान स्किल्स, नॉलेज को हासिल कर सके। और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, बिल्कुल। एजुकेशन इज ए क्रिटिकल कंपोनेंट टू डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। एजुकेशन जो है एक महत्वपूर्ण घटक है, क्रिटिकल कंपोनेंट है ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने में, फोस्टरिंग स्किल, स्किल को फोस्टर करने में, एंड कॉम्पिटेंसीज नीडेड फॉर वेरियस सेक्टर, और अलग अलग सेक्टर में जो कॉम्पिटेंसीज हैं उसको पूरा करने में एजुकेशन जो है बहुत हेल्प करता है। और साथ ही साथ पब्लिक फंडिंग, बिल्कुल। एजुकेशन इज कॉमनली सपोर्टेड थ्रू पब्लिक फंडिंग टू इंश्योर एक्सेसिबिलिटी एंड इक्विटी फॉर सोसाइटी। बिल्कुल, एजुकेशन जो है वो हमेशा सपोर्ट करता है पब्लिक फंडिंग पर, ताकि एक्सेसिबल और इक्विटी हासिल हो सके समाज में। तो इस तरह से ये डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, बाकी सारा जो है एजुकेशन से रिलेटेड है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट ए। ठीक है, क्लियर? आई होप बात को समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, बहुत इजी क्वेश्चन है। कहता है कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेप एडी मॉडल ऑफ फ्रेमवर्क इन द करेक्ट सीक्वेंस। जो एडी मॉडल है उसके करेक्ट सीक्वेंस क्या है? जैसा कि नाम से वाजिब है, ए मतलब होता है, यहाँ जो ए लिखा हुआ है, ए मतलब होता है एनालिसिस। जब आप इतना जानते हैं तो बी पहला होगा, बी पहला होगा, बी ये खत्म हो गया। अच्छा, डी मतलब होता है डिजाइन, डिजाइन, डिजाइन। तो बी सेकंड हो जाएगा, ए सेकंड यहाँ हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, आपका आंसर ये हो जाएगा। और ऐसे भी ए मतलब होता है एनालिसिस, डी मतलब होता है डिजाइन, ए मतलब एनालिसिस, डी मतलब डिजाइन, और ए डी, और सेकेंड डी जो है उसका मतलब होता है डेवलपमेंट, और उसके बाद होता है आई, जो है आई वो है इम्प्लीमेंट, और ई जो है वो है इवेल्युएशन। बस क्लियर है। पहला हो जाएगा एनालिसिस फर्स्ट, सेकेंड हो जाएगा डिजाइन, थर्ड हो जाएगा डेवलपमेंट, और फोर्थ हो जाएगा इम्प्लीमेंटेशन, और फिफ्थ हो जाएगा इवेल्युएशन। ये तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, बी। आइए इसको समझ लेते हैं अच्छे तरीके से, ताकि आपको फिर कंफ्यूजन ना हो। एडी मॉडल जो है इज ए फ्रेमवर्क फॉर इंस्ट्रक्शनल डिजाइन एंड ट्रेनिंग डेवलपमेंट। जो एडी मॉडल है वो एक इंस्ट्रक्शनल डिजाइन है, उसका इस्तेमाल इंस्ट्रक्शनल डिजाइन करने और ट्रेनिंग डेवलपमेंट करने के लिए किया जाता है। इट्स ए सिस्टमेटिक प्रोसेस, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, इसलिए इसमें पहले एनालिसिस करते हैं, तब डिजाइन करते हैं, तब डेवलपमेंट करते हैं, तब इंप्लीमेंटेशन करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। सिस्टमेटिक प्रोसेस है दैट हेल्प, इससे मदद मिलता है एजुकेटर्स को एंड ट्रेनर्स को क्रिएट इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर देयर स्टूडेंट्स, ताकि इससे हेल्प मिलता है एजुकेटर्स को, एक ट्रेनर्स को, ताकि वो एक इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस क्रिएट कर सके। किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है ना? इसलिए इसका पहला स्टेप है एनालिसिस, मतलब टू आइडेंटिफाई द लर्निंग नीड्स। एनालिसिस कीजिए ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट ऑडियंस। आपका टारगेट ऑडियंस क्या है?
आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, आपकी लर्निंग नीड्स क्या होनी चाहिए, इस बात को आइडेंटिफाई करना होता है एनालिसिस में। डिजाइन में टू क्रिएट ए ब्लूप्रिंट, जब डिजाइन बनाते हैं तो आप एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करते हैं। फॉर द लर्निंग सॉल्यूशन डेवलप द स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, फ्लो, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी, ताकि आप इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी को फॉलो कर सके फॉर द कंटेंट, कंटेंट के लिए एक डिजाइन में एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। उसके डेवलपमेंट में आप क्या करते हैं, टू क्रिएट एंड असेंबल द एक्चुअल लर्निंग कंटेंट एंड मटेरियल्स। अब डेवलपमेंट में जो एक्चुअल लर्निंग कंटेंट, जो वाकई में लर्निंग कंटेंट है, और जो मटेरियल्स है उसको आप असेंबल करते हैं, इकट्ठा करते हैं, डेवलप करते हैं, क्रिएट करते हैं, है ना। और इंप्लीमेंटेशन में जानते हैं कि डिलीवर और डिप्लॉय द लर्निंग सॉल्यूशंस टू द टारगेट ऑडियंस। अब जो टारगेट ऑडियंस है, जिस ऑडियंस को आपने पहले एनालिसिस में आपने आइडेंटिफाई किया था, उस टारगेट ऑडियंस पे आप उन चीजों को डिलीवर करते हैं। एवेल्युएशन मतलब आप जानते हैं कि मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ एंड इफिशियंसी ऑफ द लर्निंग सॉल्यूशन। जो आपने लर्निंग सॉल्यूशन दिया, उस लर्निंग सॉल्यूशन को आप उसकी इफिशियंसी को, उसके इफेक्टिवनेस को आप मेजर करते रहते हैं, इसी को कहते हैं इवैल्यूएशन। तो ये है एडी मॉडल के फ्रेमवर्क, जिसका इस्तेमाल एक एजुकेटर्स, एक ट्रेनर्स एक बेहतर लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए करता है, ताकि स्टूडेंट्स को हम अच्छे से सिखा सके। आई होप आप बात को समझ गए होंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। यानी फर्स्ट का एनालिसिस, सेकंड का डिजाइन, थर्ड का डेवलपमेंट, फोर्थ का इंप्लीमेंटेशन और फिफ्थ का इवैल्यूएशन। क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। अब बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, लेकिन आज के बाद इस क्वेश्चन में आपको कंट्रोवर्सी नहीं होगी। आज इस क्वेश्चन को आप समझ लेंगे तो आपका मतलब आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे इस क्वेश्चन को लेकर के। खैर देखते हैं, हम कोशिश करते हैं क्या कर सकते हैं। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 कहता है कि ऑल वैलिड टेस्ट आर रिलायबल। ओके, सारे वैलिड टेस्ट जो है वो रिलायबल होते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है, कोई बात नहीं है। बट ऑल रिलायबल टेस्ट इज नॉट वैलिड, लेकिन सारे रिलायबल टेस्ट जो है वैलिड नहीं होते। बात तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। और जो स्प्लिट हाफ मेथड है इज यूज्ड टू डिटरमाइन रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट। जो स्प्लिट हाफ मेथड है वो किसी टेस्ट की रिलायबिलिटी जांचने के लिए हम करते हैं। और इस बात पे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एक जगह मैंने लिखा था नोट्स में कि स्प्लिट हाफ मेथड्स जो है वो मेथड्स हम किसी टेस्ट की कंसिस्टेंसी, किसी टेस्ट की कंसिस्टेंसी मापने के लिए हम स्प्लिट हाफ मेथड का इस्तेमाल करते हैं। और जब कंसिस्टेंसी को ही कहते हैं रिलायबिलिटी, इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट सही है, जो कि हम पहले दोनों स्टेटमेंट में बात कर चुके हैं। इस पे हम बात कर चुके हैं, इस पे हम बात कर चुके हैं। स्टेटमेंट नंबर सेकंड पे, ये सेकंड होना चाहिए, यहाँ पर फर्स्ट लिखा गया, सेकंड होना चाहिए। तो स्प्लिट हाफ मेथड का इस्तेमाल हम रिलायबिलिटी टेस्ट करने के लिए, किसी टेस्ट की रिलायबिलिटी करने के लिए करते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं, नहीं समझ रहे तो आगे समझिए। आइए हम बात करते हैं। पहले समझिए कि वैलिडिटी क्या होता है। वैलिडिटी मतलब क्या, वैलिड होना। कोई टेस्ट का वैलिड होना मतलब क्या होता है, कोई टेस्ट का वैलिड होना मतलब क्या। वैलिडिटी इज अबाउट एक्यूरेसी, ये बात आप याद रखिएगा। वैलिडिटी जो है वो बात करता है एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी मतलब, एक्यूरेसी मतलब व्हाट इज द एक्यूरेसी, मतलब क्या है एक्यूरेसी, मतलब एक्यूरेसी मतलब ए टेस्ट इज वैलिड if it measures what it is intended to measures। a test is valid, एक टेस्ट तभी वैलिड होगा जब वो जिस चीज को मेजर करना चाह रहा है, जो उसका उद्देश्य इंटेंशन है, उसी चीज को अगर वो मेजर करे, इसका मतलब वो टेस्ट वैलिड है। वैलिडिटी इज अबाउट एक्यूरेसी, यानी उस टेस्ट में एक्यूरेसी होना चाहिए। यानी उस टेस्ट जो है वो टेस्ट जिस उद्देश्य के लिए, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया है, अगर वो टेस्ट उस ऑब्जेक्टिव को, उस इंटेंशन को पूरा कर रहा है तो वो टेस्ट वैलिड होगा। इसलिए लिखा हुआ है ए टेस्ट इज वैलिड, ए टेस्ट तभी वैलिड होगा इफ, अगर इट मेजर्स, वो मेजर करता है व्हाट इट इज इंटेंडेड,
क्या वो मेजर करना चाहता है, टू मेजर, जिस चीज को मेजर करना चाहता है अगर वही चीज वो मेजर कर रहा है, इसका मतलब वो टेस्ट होगा वैलिड। यानी वो टेस्ट अगर अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने उद्देश्य को, अपने एक्यूरेसी को अगर पूरा कर रहा है, इसका मतलब वो टेस्ट वैलिड होगा। एग्जाम्पल समझिए, फॉर एग्जाम्पल तौर पर ए मैथ टेस्ट, एक टेस्ट बनाए हैं मैथ का, और उसका अगर वो टेस्ट मैथ का मस्ट एसेस मैथ स्किल्स, अगर वो मैथ के स्किल को ही टेस्ट कर पा रहा है, इसका मतलब वो टेस्ट वैलिड है। क्यों? क्योंकि उस टेस्ट को बनाया ही गया है मैथ के स्किल को टेस्ट करने के लिए, इसका मतलब वो टेस्ट वैलिड है। नॉट लैंग्वेज स्किल्स, वो लैंग्वेज स्किल्स को नहीं टेस्ट कर रहा है, वो मैथ ही स्किल को टेस्ट कर रहा है। बनाया गया है मैथ के लिए, वो मैथ की स्किल को टेस्ट कर रहा है, इसका मतलब वो टेस्ट वैलिड है। अगर वो किसी और चीज को टेस्ट करने लगे तो वो टेस्ट वैलिड नहीं होगा। ये है वैलिड का कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, रिलायबिलिटी क्या है? रिलायबिलिटी इज अबाउट कंसिस्टेंसी। समझ लीजिएगा बात, रिलायबिलिटी अबाउट कंसिस्टेंसी। एक टेस्ट में कंसिस्टेंसी होना चाहिए। जैसे कि ए टेस्ट इज रिलायबल इफ इट इज प्रोड्यूस कंसिस्टेंट रिजल्ट। एक टेस्ट तभी रिलायबल होगा अगर वो प्रोड्यूस करता है कंसिस्टेंट रिजल्ट ओवर टाइम अक्रॉस डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन। हर वक्त एक टेस्ट को हम बनाएं, अगर वो टेस्ट हर वक्त, चाहे वो जिस परिस्थिति में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन, अक्रॉस द डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन, अलग अलग सिचुएशन में अगर वो टेस्ट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका रिजल्ट जो है वो वही आ रहा है जो पहले बार आया था, इसका मतलब उस टेस्ट में कंसिस्टेंसी है, इसका मतलब वो टेस्ट रिलायबल है। फॉर एग्जाम्पल, पर इफ ए स्टूडेंट टॉक द सेम टेस्ट, इफ ए स्टूडेंट टेक द सेम टेस्ट, एक स्टूडेंट्स एक टेस्ट देता है ट्वाइस, दो बार, एक स्टूडेंट्स एक ही टेस्ट को दो बार देता है अंडर सिमिलर कंडीशन, एक सिमिलर कंडीशन में, दे शुड अचीव सिमिलर स्कोर्स, अब वो सिमिलर स्कोर ही अचीव कर पा रहा है, तो वो टेस्ट क्या है? रिलायबल है। यानी हमें वो टेस्ट दिए, हमारा यहाँ पर 130 मार्क्स आया, फिर उस टेस्ट को 2 दिन के बाद दिए, फिर भी 130 मार्क्स आया, फिर उसको रात में दिए, 130 मार्क्स आया, 130 मार्क्स आया, इसका मतलब वो क्या है? वो टेस्ट जो है रिलायबल है, उसके अंदर कंसिस्टेंसी है। यहां तक बात समझ गए आपको? आगे बढ़िए। रिलेशनशिप बिटवीन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, दोनों के बीच क्या रिश्ता है? व्हाट इज द रिलेशनशिप? क्या रिलेशनशिप है? ए वैलिड टेस्ट इज ऑलवेज रिलायबल, ए वैलिड टेस्ट इज ऑलवेज रिलायबल, एक वैलिड टेस्ट हमेशा रिलायबल होगा। बिकॉज, क्योंकि इफ ए टेस्ट मेजर व्हाट इज सपोज्ड, अगर कोई टेस्ट जिस चीज को मेजर करना चाहता है, टू मेजर, अगर वो वही चीज को मेजर कर पा रहा है, यानी एक टेस्ट हमने लिए और वो टेस्ट जिस चीज को मेजर करना जिस चीज के लिए हम बनाए हैं उसी को मेजर कर रहा है, जिस चीज के लिए बनाए हैं उसी को मेजर कर रहा है, जिस चीज के लिए बनाए हैं उसी को मेजर कर रहा है, उसी को मेजर कर रहा है, उसी को मेजर कर रहा है, इसका मतलब क्या? उसके अंदर कंसिस्टेंसी है, इसका मतलब उसके अंदर कंसिस्टेंसी है, इसका मतलब वो टेस्ट क्या है? रिलायबल है, इसका तो टेस्ट क्या है? रिलायबल है। क्लियर? यानी जिस एक टेस्ट को जिस उद्देश्य के लिए बना है वो वही उद्देश्य पूरा कर रहा है, वही उद्देश्य पूरा कर रहा है, वही उद्देश्य पूरा कर रहा है। उद्देश्य मतलब मान लिया जाए किस टेस्ट को हम बनाए हैं बच्चे के इंटेलिजेंस को देखने के लिए, इंटेलिजेंस को देखने के लिए, और वो टेस्ट इंटेलिजेंस को देख रहा है, इंटेलिजेंस को ही देख रहा है, इंटेलिजेंस को देख रहा है, इंटेलिजेंस को देख रहा है, इंटेलिजेंस को ही देख रहा है, इसका मतलब क्या है? वो टेस्ट वैलिड तो है ही, साथ ही साथ उसके अंदर क्या है? कंसिस्टेंसी है, मतलब बार बार वो इंटेलिजेंस को ही देख रहा है, बार बार इंटेलिजेंस को ही टेस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? उसके अंदर, इसका मतलब उसके अंदर कंसिस्टेंसी है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब उसको वो टेस्ट रिलायबल है, रिलायबल है, रिलायबल है। आई होप आप बात समझ गए होंगे। लेकिन ए रिलायबल टेस्ट में नॉट ऑलवेज बी वैलिड, लेकिन एक रिलायबल टेस्ट वैलिड नहीं हो सकता है, मतलब उसके अंदर कंसिस्टेंसी तो होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो टेस्ट जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है वो टेस्ट उसी उद्देश्य को पूरा कर रहा है करे। मिसाल तौर पर एक टेस्ट को बनाया गया, वो एक टेस्ट बनाया गया और उसने किसी चीज को, मतलब एक मशीन है, मान लीजिए एक मशीन है, उसने मशीन से किसी चीज को हम वेट किए, उसका वजन आया 130 केजी, नेक्स्ट बार वेट किए वजन आया 150 केजी, नेक्स्ट बार वेट किए वजन आया 180 केजी, इस तरह से वजन जो है हमेशा डिफरेंस हो गया, हमेशा डिफरेंस हो गया। इसका मतलब ये टेस्ट क्या है? इसका मतलब ये टेस्ट रिलायबल, रिलायबल, रिलायबल नहीं है, रिलायबल नहीं है।
रिलायबल नहीं है। और जब कोई टेस्ट रिलायबल नहीं होगा तो उसके अंदर तो वो एक्यूरेट कैसे होगा? वो कैसे एक्यूरेट होगा? जब कोई टेस्ट रिलायबल है ही नहीं, जब उसके अंदर कंसिस्टेंसी है ही नहीं, तो वो वैलिड कैसे हो सकता है? तो आप बात को समझ रहे हैं ना? यानी कि अगर कोई टेस्ट रिलायबल नहीं है, तो वो एक्यूरेट कैसे हो सकता है? यानी हम जिस टेस्ट को बनाए हैं, अगर वो रिलायबल नहीं, हमेशा वो अपने अंक को हमेशा एक मशीन जो है हम बनाए हैं किसी चीज़ को वेट करने के लिए और उससे हमेशा गलत वेट हो रहा है, हमेशा गलत वेट हो रहा है, हमेशा गलत वेट हो रहा है, तो वो तो रिलायबल है ही नहीं। नहीं उसके अंदर तो कंसिस्टेंसी है ही नहीं है। जब वो हमेशा गलत ही वेट कर रहा है, तो वो अपने उद्देश्य को पूरा कर पा रहा है? नहीं। उसके ऑब्जेक्टिव पूरे हो रहे हैं? नहीं। यानी वो वैलिड है? नहीं। वैलिड नहीं है। वो वैलिड नहीं है। क्लियर ना? तो जो टेस्ट वैलिड होगा, वो टेस्ट मस्ट बी रिलायबल। लेकिन जो टेस्ट रिलायबल होगा, वो जरूरी नहीं कि वो वैलिड होगा। आई होप आप यहां से बात समझ गए होंगे। तो इस तरह से ये है। आई होप आप बात को समझ गए होंगे क्लियरली। आगे हम बात, अगर नहीं समझेंगे तो फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, इसको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं इस पर। कहता है कि स्प्लिट हाफ मेथड सेकंड नंबर में। तो बिल्कुल, द स्प्लिट हाफ मेथड इज ए टाइप ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी एस्टिमेट। इससे हम इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी जो है वो एस्टिमेट करते हैं किसी चीज का। एक टेस्ट होता है, मान लो कि एक टेस्ट है, उस टेस्ट को दो हिस्सों में बांट देते हैं, x1 x सॉरी एक टेस्ट x1 और x2, दो हिस्सों में टेस्ट को डिवाइड कर देते हैं x2। क्यों? इसलिए ताकि उस टेस्ट के अंदर के इंटरनल कंसिस्टेंसी को हम पता कर सके, है ना? इसलिए हमें स्प्लिट हाफ मेथड जो है वो बात करता है इंटरनल कंसिस्टेंसी, यानी उसके जरिए जो है हम किसी टेस्ट के इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी को एस्टिमेट करते हैं। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट इज राइट, बोथ स्टेटमेंट इज राइट, बोथ स्टेटमेंट इज राइट। ओके, तो यहाँ तक 25 को यानी 5 क्वेश्चन हमने किया है 21 से लेकर के 25 तक। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे 26 से लेकर के 30 तक। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे, और चीजों को अगर समझ में आए, आपको लगे कि हाँ बात में दम है, चीजों की बात समझ में आ रही है, तो प्लीज वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक वटेवर जो आपको पसंद है वो कर सकते हैं। बाकी हम क्वेश्चंस तो बनाते रहेंगे और आपको कुछ ना कुछ सिखाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय।